Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम 11th की NCERT फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ लेक्चर्स में बांटा है। इसे फर्स्ट लेक्चर काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन नाम दिया है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। वेरी फर्स्ट हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, after that instantaneous speed and instantaneous velocity, और फाइनली एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे टेकल करते हैं वो देखने जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट, पार्टिकल से क्या मीनिंग है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स में एक पार्टिकल नाम आता है। इवन एक मूविंग कार को हम पार्टिकल बोल देते हैं। तो कार एक पार्टिकल किस तरीके से और कब पार्टिकल कहलाएगी, पहले हम ये जान लें। यदि इसके डायमेंशंस, ये ऑब्जेक्ट जो कार है यहाँ पर, इसके डायमेंशंस कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है उसके कंपेयर में कार की लेंथ, विड्थ, हाइट ये सब नेग्लिजिबल हो, इन दैट केस हम इस कार को ड्यूरिंग इट्स मोशन एक पार्टिकल मान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ये कार जयपुर से कोलकाता जा रही है अराउंड 2000 किलोमीटर। कार की लेंथ है अराउंड 10 फीट। तो 10 फीट देखिए 2000 किलोमीटर के कंपेयर में नेग्लिजिबल है, तो कार को ड्यूरिंग इट्स मोशन हम क्या मान सकते हैं, एक पार्टिकल। फाइन। अब जैसे न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स आते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो ये रेस्ट और मोशन से क्या मतलब है। कभी हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कभी कहते हैं कि वो मोशन में है। सबसे पहले तो अगर पोजीशन पार्टिकल का विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम चेंज हो रहा है, आप मूव कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप मोशन में। अगर नहीं हो रही है तो आप रेस्ट के अंदर है। फाइन। क्या ये एब्सोल्यूट टर्म्स होती हैं? नहीं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होती हैं। एक ही पार्टिकल को कभी आप रेस्ट में कह सकते हैं और कभी मोशन में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक रेल का एक कंपार्टमेंट है जिसमें दो पैसेंजर्स आपको नजर आ रहे हैं, ए एंड बी। फाइन। और ये ट्रेन है, मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। देखिए, जो पैसेंजर ए है उसकी पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। यदि हम टाइम के साथ देखें तो ए और बी ट्रेन के एटमॉस्फेयर में, इसको हम रेफरेंस फ्रेम कहते हैं फिजिक्स में, वो चेंज नहीं होती है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ए है बी के रेस्पेक्ट में, क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। तो हम कह रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू, यानी ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है कि किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। लेकिन आउटसाइड प्लेटफॉर्म पर जो पैसेंजर खड़े हैं, मान लीजिए वो अगर ए को देखते हैं तो ए की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो ए आउटसाइड जो प्लेटफॉर्म है ट्रेन के बाहर, उसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो ए को बी के रेस्पेक्ट में आपने रेस्ट में कह दिया, लेकिन प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये मोशन में है। तो ये हमेशा क्या होता है, एक रिलेटिव होता है, रिलेटिव टर्म होता है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है जिसके रेस्पेक्ट पे हम लोग बात करते हैं। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आई। अब हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ से बात स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या है इस बात का, कि अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूवमेंट करे, क्या, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में एक कार बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव करेगी, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक बात है। अगर कर्व के अलोंग मूव करती है तो एक कर्विलीनियर मोशन कहलाएगा। अगर पार्टिकल कर्व के अलोंग मूव करता है तो ये क्या कहलाता है, कर्विलीनियर मोशन। ठीक है। अगर पार्टिकल मूव करता है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। व्हाट डू मीन बाय द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उससे हम देख लेते हैं। देखिए, पार्टिकल है, इस कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, तो एग्जैक्ट पाथ लेंथ जो होगी वो डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, ओके। और ये जो पाथ होता है, जो कर्व होता है, जिस लाइन के अलोंग ये मूव करता है, वो इसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। आगे फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है पहले तो,
कि प्योर पाथ लेंथ, एग्जैक्टली जिस पाथ को ट्रेस किया है, जिस ट्रेजेक्ट्री को इसने ट्रेस किया है, दैट इज नॉन एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, राइट। अब कुछ वर्डिंग्स आती हैं, डिस्प्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले पोजीशन की बात कर लेंगे। पोजीशन से क्या मतलब है? पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स। ए पॉइंट मेरे पास है, कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है, XYZ सिस्टम, ठीक है। तो इस ए ओरिजिन से x के लॉन्ग x1 डिस्टेंस पर है, y के लॉन्ग y1 डिस्टेंस पर है, आपकी तरफ स्क्रीन से आपकी तरफ, राइट, z1 डिस्टेंस पर है। तो ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं x1 y1 z1, राइट। तो पोजीशन को सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके x1 y1 z1, तो ए की पोजीशन क्या कहलाएगी x1 y1 एंड z1, फाइन। और ए का ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम कैसे लिखते हैं? जैसे ए है तो x1 i कैप, ये x1 x एक्सिस का लॉन्ग है इसलिए, प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, फाइन, ओके। चलिए, अब पोजीशन हमारे पास आ गई, तो हम अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है किस कर्व पाथ को फॉलो किया है, क्या एग्जैक्ट पाथ फॉलो किया है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज नॉन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम से समझते हैं इसको, फाइन। मान लीजिए एक पार्टिकल है ए से बी तक गया, इस कर्व लीनियर पाथ यानी कर्व के अलोंग मूव किया है इसने, ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूंगा तो वो ए से बी तक का वेक्टर ड्रॉन जो किया जाएगा उसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ये डी वेक्टर को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आई? एग्जैक्टली तो इस पाथ से गया है, अभी हमको डिस्टेंस नहीं निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए से बी तक इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल क्या है, बी है, फाइन। चलो डी वेक्टर को फाइंड करते हैं। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं, ठीक है। वेक्टर का वीडियो अलग से डिजाइन किया हुआ है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ से देखें, आर आई वेक्टर प्लस डी वेक्टर गिव्स अस द आर एफ वेक्टर। आर आई में जब डी वेक्टर को ऐड करते हैं तो आर एफ वेक्टर आता है हमारे पास में। तो डी वेक्टर क्या हो गया, आर एफ माइनस आर आई, है ना। ये ए बी वेक्टर क्या है, डी वेक्टर आपका। तो ये डिस्प्लेसमेंट की नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस हैं, इनके जो वेक्टर्स हैं, इनका जो डिफरेंस होता है वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर है वाली बात, फाइन। अब हम पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यू रख दें, यदि हम फाइनल पॉइंट है, सेकंड पॉइंट कहते हैं उसको, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। इसी तरीके से इनिशियल को x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप कहते हैं, एक एक कोऑर्डिनेट। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, i को कॉमन ले सकते हैं आप, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर है सभी को? जनरली आपने नोटिस की होगी कि कभी भी जब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या कहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दैट इज नॉट ए डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कैसे होगा, खुद से सोचो पहले तो, है ना। तो जो मिनिमम सेपरेशन होता है बिटवीन ए एंड बी, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो इनके बीच का जो मिनिमम सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वो तो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, फाइन। अब वेक्टर डी ये था हमारे पास में, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट में ले लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। एग्री, फाइन, ओके। आगे चलें। अब डिस्टेंस क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। और जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, फाइन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो
डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ऑलवेज लेस होगा डिस्टेंस से या इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में कोई मूवमेंट कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन एक मूविंग पार्टिकल की डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। चाहे आप गोल गोल घूमते रहें तो डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी, 2πr प्लस 2πr प्लस 2π, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम सेपरेशन होता है मैग्नीट्यूड में। तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो जाएगा? अगर आप गोल गोल घूम रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए वहाँ उसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन एक मूविंग पार्टिकल की डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। ए रनर कंप्लीट 1 साइकिल इन 40 सेकेंड along a circular track जिसका रेडियस है r. कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रनर इन 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब समटाइम ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि क्या चीज़ फाइंड करना है ना। फिलहाल हम मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस है r और एक रनर है जो कि इस पर मूवमेंट कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर। फाइन। और कहा गया है कि एक साइकिल 40 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो अगर ये मूव करता रहता है तो 2 मिनट एंड 20 सेकंड में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको पॉज कीजिए वीडियो को और अपनी कॉपी के अंदर करके देखिए, नहीं तो फिर इसका सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटल टाइम जो गिवन है उसको देख लेते हैं, क्या दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकेंड्स। ओके, तो जो हमें एक गिवन इंफॉर्मेशन है इस टर्म्स में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे 40 सेकेंड के इंटरवल में। देखिए 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है। फाइन, तो ये हो गया 120 सेकेंड प्लस 20। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 120 को, तो 40 सेकंड में एक साइकिल होता है ना, तो 40 सेकंड में चेंज कर रहे हैं इस बात को हम। 120 का मतलब हो गया 3 इंटू 40 सेकेंड। ठीक बात है। ओके, अब इस टाइम के दौरान इसने कितने साइकिल कंप्लीट किया आप देख सकते हैं। 40 सेकंड में एक साइकिल, तो 3 साइकिल तो कंप्लीट हो जाएगा, और 20 में क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल। यस और नो? 3 साइकिल प्लस हाफ साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल 3.5 साइकिल्स हो गए। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। एक साइकिल पूरा करते ही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाता है। और हाफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम सेपरेशन 2r हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, 2r। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है, नीट में आया था ये क्वेश्चन। 2 boys are standing at the end A and B on the ground। कुछ ऐसा इलस्ट्रेट करते चलते हैं क्वेश्चन को। ए और बी 2 पॉइंट्स है ग्राउंड पर, इनके बीच का सेपरेशन ए है, इनके बीच का सेपरेशन ए। द बॉय एट बी स्टार्ट रनिंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ए बी। जो बी है वो हमेशा ए बी के परपेंडिकुलर मूव करता है विद द वेलोसिटी v1, with the velocity v1। the boy at a start running simultaneously with the velocity v। जो a है वो v के साथ मूव करता है। क्या पर्पज है इसका, कैच द बी, बी को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए। तो पकड़ तो तभी पाएगा जब वो इस तरीके से चलेगा डायगोनली, तभी इसको पकड़ सकता है, राइट। मान लीजिए किसी पॉइंट सी पर ये पकड़ लेता है, तो हमारे पास में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन के आता है। तो हमें ये टाइम टू कैच फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पाइथागोरस थ्योरम से हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लेते हैं परपेंडिकुलर वाई आपका और डायगोनल है जेड। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। जेड क्या है, मान लो टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस चलेगा, वी इंटू टी, तो वी टी का होल स्क्वायर हो गया। और ये y कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी प्लस ए स्क्वायर। फाइन, अब t को सॉल्व कर लेंगे अपन। पहले स्क्वायर कर लेते हैं, चेक करते रहें, आप भी अपनी कॉपी में करने की कोशिश करें, कोई मिस्टेक हो तो फिर चेक करें। ये टर्म इधर लेके जाएं तो माइनस में आ गया, टी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो टी स्क्वायर के अलावा हम डिवाइड कर दें,
तो फाइनली स्क्वायर रूट ले लें, तो टी हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। इट्स कोऑर्डिनेट एट द टाइम आर √3 and 3। द पाथ ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। जो पाथ है पार्टिकल का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये पूछा है। चलो इलस्ट्रेट करते हैं। ओरिजिन है आपका, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पार्टिकल मूव करता है स्ट्रेट लाइन के अलोंग, 0 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है जो कि हमें फाइंड करना है, और इसके कोऑर्डिनेट टी टाइम के बाद में हो जाते हैं √3, 3। फाइन। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है आपका। वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है √3। तो फिर से राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी देखिए, tan थीटा से काम हो जाएगा, है ना। परपेंडिकुलर बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और बेस कितना है √3, तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई √3। tan थीटा √3 कब होता है, जबकि थीटा कितना होता है 60 डिग्री। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। An insect fly start from one corner of a cubicle room। अपने रूम में देखिए किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट होता है और डायगोनली दूसरे कॉर्नर पर पहुंचता है। तो क्यूब के डायगोनल, रूम के डायगोनल की बात हो रही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है 40√3 फीट। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, रूम के अंदर जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा। मान लीजिए ये क्यूबिकल रूम है आपका, फाइन। इसका हर साइड ए है आपका, ओके। ये हर साइड ए है। तो सबसे पहले ये बेस का डायगोनल, बेस तो एक स्क्वायर हो गया अगर ये क्यूब है तो बॉडी डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करें, पहले तो बेस का डायगोनल निकाल लें। ये ए और ए, तो ये क्या हो जाएगा √2a। ओके। तो ये साइड और ये साइड अब परपेंडिकुलर हो गए। बॉडी डायगोनल का मतलब ये हो गया, ये बॉडी डायगोनल है आपका, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इंसेक्ट, ये रूम के कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जा रहा है, ये डी। ये चीज़ फाइंड करना है। अब ये दोनों 90 डिग्री पर हो गया आपका, तो लगा दें पाइथागोरस। √2a का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉल्व करें इससे तो रूट में 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो बॉडी डायगोनल क्या हो गया इसका, या क्यूब का डायगोनल कितना हो गया √3a। तो आप इसको वैसे याद ही रखें कि ए स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2a, और क्यूब का डायगोनल कितना होता है √3a होता है ना। तो क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अब हम साइड ऑफ द क्यूब फाइंड करेंगे, फिर वॉल्यूम फाइंड करेंगे। साइड ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करेंगे, हमें बता रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है 40√3, यानी इसकी वैल्यू है 40√3, यानी √3a की वैल्यू है 40√3। तो a की वैल्यू आ जाएगी √3 से √3 कैंसिल कर दीजिए, तो a कितना आ गया 40 फीट। अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, है ना। तो 64,000 फीट क्यूब। जितना इस क्यूबिकल रूम का वॉल्यूम होगा इतनी ही इसमें एयर होगा। तो हमसे पूछा था फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर इन द रूम, तो रूम में जो एयर होगी वो कितना होगा 64,000 फीट क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन द पाथ गिवन बाय द इक्वेशन y = x स्क्वायर। ये डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन में। क्या ये पैराबोला का इक्वेशन है। While moving from P to Q, एक पॉइंट P है आपका, दूसरा Q है। What will be the displacement of the particle, कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब ध्यान दीजिए, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। डिस्टेंस या सेपरेशन वाला इक्वेशन याद करो, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन वो इस इक्वेशन से देते हैं। अगर z कोऑर्डिनेट और होता तो हम कहते हैं प्लस Z2 - Z1 का स्क्वायर। फिलहाल x और y कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है आपका, राइट। तो देखिए x2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ये 2, x1 का मतलब क्या हो गया -1, ठीक है। y2 का मतलब क्या हो गया, फाइनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 4 और इनिशियल क्या था 1, और इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
18, जिसको हम 9 इंटू 2 कह सकते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3√2 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कई बार एग्जामिनर ऐसा लिखता नहीं है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डायग्राम दे दिया, तो ये सेपरेशन फाइंड करना आपको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैट इज सिचुएटेड एट ए पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 3, 4, एंड रैट सिचुएटेड एट ए पॉइंट 5, 0, -8। द कैट इज फ्री टू मूव बट रैट इज ऑलवेज एट रेस्ट, है ना, चूहा बंधा हुआ है मान लीजिए, और कैट फ्री टू मूव है। तो मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग बाय द कैट टू कैच द रैट, रैट को पकड़ने के लिए कैट को कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। जो फिर से ये तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट का सेपरेशन हो गया। दोनों कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। फाइनल कोऑर्डिनेट किसके हैं, रैट के 5, एक्स कोऑर्डिनेट कैट का, फाइनल कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट रैट का 0, कैट का 3, फाइनल -8, इनिशियल कैट का 4, राइट। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 स्क्वायर हो गया -3 का -12 का स्क्वायर 25, ये 9 और 144, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट में 178 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये मान लीजिए एक टावर है, इसका टॉप से एक बॉल को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है। द पार्टिकल टेक्स 4 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड, यहाँ से ये पार्टिकल मूवमेंट करता है और ग्राउंड पर आता है, कुछ ऐसा, ठीक है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 4 सेकेंड, राइट। अब हमने क्या देखा था, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल के बीच में खींचा गया वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो ये होगा हमारा। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो कितना है 20 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, या आप ऐसा कह सकते हैं फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, फाइनल कोऑर्डिनेट और इनिशियल कोऑर्डिनेट का सेपरेशन कितना है 20 मीटर, है ना। आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आंसर क्या होगा 20 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड इन एक्स टी कर्व, एक्स और टी के बीच में कर्व दे रखा है, टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन कैसे चेंज हो रही है 10 सेकंड के दौरान, वो कुछ ऐसा है। डायग्राम को देखें, सबसे पहले इस तरीके से गया, फिर ये पोजीशन कांस्टेंट है तो ये स्टेशनरी कहलाती है, फिर मूवमेंट किया इसने 4 to 6 सेकंड के बीच में, फिर देखिए ओरिजिन की तरफ लौट रहा है ये 6 से 8 के सेकंड में, और दोबारा ओरिजिन पर आ गया है। अगर आप इसको ठीक से स्टडी करेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे ग्राफ को, तो बात समझ में आ जाएगी कि ओरिजिन से चला है, ओरिजिन पर आ गया है। इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है 0x, फाइनल भी x कोऑर्डिनेट क्या है 0, टाइम तो आगे बढ़ता है, तो आपको तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या 0 आंसर नहीं होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 0, क्योंकि फाइनल कोऑर्डिनेट भी x कोऑर्डिनेट 0 है और इनिशियल भी x कोऑर्डिनेट पोजीशन का डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फाइन। अब आते हैं हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, फाइन। और एवरेज वेलोसिटी से क्या मतलब होता है, नेट या टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये तो फंडामेंटल डेफिनेशन हो गया। चलिए इसे अप्लाई करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रनर है आपके पास में, वो सर्कुलर ट्रैक जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है, कुछ ऐसा एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके P, Q एंड O, ठीक है। इसके अलाउंग ये रनर मूव करता है एंड कंप्लीट 1 साइकिल इन 10 मिनट, इसमें लेता है 10 मिनट। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, फाइन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, OP प्लस PQ प्लस QO, है ना, डिवाइडेड बाय द टाइम। OP रेडियस के बराबर है 1 किलोमीटर, PQ ये आर्क हो गया, आर्क और रेडियस एंगल होता है,
तो आर्क मेरे को चाहिए एग्जैक्ट लेंथ चाहिए इस डिस्टेंस के लिए। आर्क और रेडियस क्या होता है, एंगल, तो एंगल इनटू रेडियस, तो एंगल कितना बना रहा है ये आर्क π/2, रेडियस क्या है 1 किलोमीटर, ठीक है। QO ये 1 है ना, यूनिट अभी फिलहाल वही रखा हमने किलोमीटर और नीचे मिनट में रखा है 10, चेंज कर लेंगे बाद में इसको। फिलहाल उसको सॉल्व किया π/2 + 2/10 किलोमीटर पर मिनट। चलिए आगे अब इसको हम इसको रिजॉल्व करके देखें। ये 2 नीचे आएगा तो 20। अब यूनिट्स को चेंज कर लेते हैं अपन। देखिए 60 से मिनट में डिवाइड करेंगे तो आवर्स में चेंज हो जाएगा वो, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, चेक करते रहो। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, देखो अगर O से चला और एक राउंड पूरा किया तो डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो गया क्या, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी कहलाएगी, 0। क्लियर है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। फर्स्ट टाइप के इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पर, वो इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन, फंडामेंटल फार्मूला रिलेटेड होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया, एक कार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर। एक कार एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव करती है और 62.8 सेकेंड हर साइकिल में टाइम लेती है। कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड हर साइकिल के लिए। हमेशा पहले डेफिनेशन से चलें, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो भाई एक साइकिल, ईच साइकिल बोला गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0। तो भाई एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गया। अब आओ एवरेज स्पीड पर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr, कितना हो जाएगा 2πr/t। पाई 3.14, r 100, 62.8 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करें इसको, ऊपर मल्टीप्लाई करके देखो 628 आ रहा है क्या, डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फाइन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें डिस्टेंस की जानकारी नहीं होती है, हमें स्पीड या वेलोसिटी की जानकारी और साथ में टाइम की जानकारी। 3 फैक्टर, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, इनमें से एक अननोन। तो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं डिस्टेंस अननोन हो, फिर क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, एक पर्सन रन्स एट कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकंड फॉर 20 सेकंड, टेक रेस्ट फॉर 10 सेकंड, नेक्स्ट फाइनली रन्स विद कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद 2 मीटर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की, नहीं आए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। पाथ ऑफ द पर्सन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। अब इलस्ट्रेट करें पहले क्वेश्चन को। कुछ ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूवमेंट कर रहा है, 3 पार्ट में बांट लिया है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। पहले में मान लो डिस्टेंस x1 चला, x2, लास्ट में x3, जो कि अननोन है हमारे पास। इनमें टाइम लग रहे हैं t1, t2 एंड t3, राइट। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मेरे को तो यही करना है, तो पूरा डिस्टेंस को टोटल कर लिया, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही तो जा रहा है, टाइम का टोटल कर लिया मैंने, है ना। अब डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, फर्स्ट में, सेकंड में स्पीड इनटू टाइम, थर्ड में स्पीड इनटू टाइम। पहले तो ये है ना, सिंपल डेफिनेशन लगाया मैंने। ओके, अब ये जो फॉर्मूला आ गया इनमें वैल्यू रखेंगे अपन। अब गौर से देखो, पहले 3 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड में, उसके बाद में टेक रेस्ट, वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, कितनी देर के लिए, 10, राइट। फिर कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितने टाइम के लिए, आई डोंट नो, t, तो t रख दिया मैंने। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ये 60 + 2t, नीचे इतना, यहाँ से t कॉमन आ गया हमारा, ये फैक्टर कट जाएगा, 30 + t, 30 + t, यस और नो। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड होगी पर्सन की। क्लियर है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम अननोन होता है, x और v आपको पता होगा। इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। डायग्राम को ध्यान से देखो कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, लाइक दिस,
फिर x चला v2 से, फिर चला v3 से, राइट। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए, टाइम का नहीं पता। देखो ये डिस्टेंसेस दे रखी हैं कि इक्वल है, और ये वेलोसिटीज हैं v1 v2 v3, ये गिवन है। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट, सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर लिया हमने, वेक्टर्स लिया इस बार। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स आई एफ कह दिया, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो इसको एक्स जे कैप कह दिया, ये आपका आई के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो एक्स आई एफ कह दिया। टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड, T2, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, यहाँ तक क्लियर है ना। ऊपर हमने समअप किया एक्स आई और एक्स आई, 2xi हो गया, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, राइट। दोबारा लिख लेते हैं इसको, x से x कैंसिल हो गया आपका, और नीचे एलसीएम लीजिए v1 v2 v3, सॉल्व कीजिए, करके देखो क्या ऐसा आ रहा है, ये टर्म ऊपर चला जाएगा आपका। तो ये आ गया हमारा एवरेज वेलोसिटी, राइट। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो फिर वेक्टर पार्ट ये वाला है केवल, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, बाकी तो ये कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दीजिए। तो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, √5 v1 v2 v3, और नीचे वाली टर्म। क्लियर है क्वेश्चन कैसे किया है। फोर्थ टाइप के क्वेश्चन जिसमें कि टाइम इंटरवल इक्वल होता है ना। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कार ट्रेवल 80 km/h इन फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम एंड सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम मूविंग 40। तो देखिए टाइम इंटरवल्स इक्वल है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखिए। ये फर्स्ट टाइम इंटरवल है t, और ये सेकेंड टाइम इंटरवल है t, राइट। यहाँ v1, ये v2 से ट्रेवल कर रहा है। अब एवरेज स्पीड चाहिए तो उसका डेफिनेशन लगाइए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। फाइन, x1 प्लस x2, मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये क्या हो जाएगा v1 इंटू टी, लेकिन ये टाइम कांस्टेंट है तो अब वैल्यू रख दें। जब यदि हम इसमें t1 और t2 दोनों t है, राइट, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, v1 की वैल्यू 80 है और v2 की कितनी है 40 आपकी। तो सबसे पहले तो एक सिंप्लीफाइड फार्मूला हो गया, आप याद रखें टाइम इंटरवल इक्वल हो, स्पीड अलग अलग हो, तो हम अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, 80 + 40/2 है ना, तो 60 km/h हो गया। अब नेक्स्ट टाइम इसको याद रखिएगा कि एवरेज स्पीड होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड, यदि इफ डिफरेंट स्पीड्स फॉर द इक्वल टाइम इंटरवल क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो तो। फाइन, साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखो, एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन के बराबर होता है यदि कि डिफरेंट स्पीड हो इक्वल डिस्टेंस के लिए, राइट। A particle covered half of the distance with the velocity v. The remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half of the time with the v2 and other half of the time. Find the mean velocity of the point average over the whole of the time of the motion. यही वाले बच्चे जो रेफर करते हैं इरोडोव, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, राइट, लेकिन कंपटीशन में भी आ चुका है। देखिए सबसे पहले क्या करें, पार्टिकल कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये हाफ कर लिया डिस्टेंस का, टोटल डिस्टेंस 2x है तो हाफ कर लिया इसका, है ना। फर्स्ट हाफ है वो v0 से चल रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ द टाइम। अब ये इस डिस्टेंस के हाफ ऑफ टाइम कर लेते हैं, ये हाफ ऑफ द टाइम कर लिया, ये t और t, इसमें v1 v2 से चल रहा है, ये v1 और ये v2 से, तो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ टाइम इक्वल है, स्पीड डिफरेंट है, तो अभी अभी हमने बताया कि अर्थमेटिक मीन होता है, तो इस दौरान अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्पीड। क्यों, क्योंकि डिफरेंट स्पीड है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो यहाँ अपन क्या लेंगे, v1 + v2/2, सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस में हम क्या स्पीड मान सकते हैं, अब एवरेज स्पीड v1 + v2/2।
अब ये देखिए आपकी डिस्टेंसेस इक्वल हो गई, ये सर नो, है ना, स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी ऐसे केस में, हार्मोनिक मीन ऑफ द स्पीड। क्या याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल हो स्पीड अलग अलग हो तो हार्मोनिक मीन लेते हैं। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2ab और a प्लस बी, 2ab और a प्लस बी। तो a क्या है हमारे पास, ये b है, तो ये वैल्यू रख दीजिए, a की जगह v नॉट रख दिया, b की जगह v1 प्लस v2/2। अब इसको कॉपी में सॉल्व करके देखो, पहले ये 2 कैंसिल कर दो, कैसा आएगा, एलसीएम ले लीजिए, नीचे 2 पर चला जाएगा, है ना, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अभी तक हमने जाना कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब स्पीड एंड वेलोसिटी कैसे डिफरेंट है एवरेज से, वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो एक लाइन में बताएं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्पीड एंड वेलोसिटी कहते हैं। किस इंस्टेंट पर, और एवरेज होता है एक टाइम इंटरवल के दौरान, और ये स्पीड और वेलोसिटी का मतलब किसी एक ही इंस्टेंट पर। तो बेसिक डिफरेंस तो पहला तो ये है ना। इनका डेफिनेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम कहते हैं स्पीड। किसी इंस्टेंट पर टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस क्या है, ds/dt। और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, v/dr/dt। तो ये बेसिक इनकी डेफिनेशन है। आर वेक्टर को हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा है यहाँ पर, राइट। अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देख के चलें। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है हमारी। इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड होगा, ठीक है। शॉर्ट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी कहेंगे और इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या कहेंगे, स्पीड, राइट। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। v का मतलब, स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि dr/dt कह दें, है ना, क्योंकि ये r अगर आप ऐसा लेके चल रहे हो तो आप तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से स्पीड नहीं फाइंड होगी, मिनिमम सेपरेशन से। स्पीड फाइंड करना है तो हमें तो एग्जैक्ट पाथ लेना पड़ता है उसमें, है ना, डिस्टेंस के लिए। r क्या है, ये तो मॉडुलस ऑफ रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर होता है ना। तो आप इससे स्पीड नहीं फाइंड कर सकते हैं। केवल वन डायमेंशन मोशन में ये बात ठीक होगी जहाँ की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। इस बात को समझते हैं अपन, और एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, बेस्ट एग्जाम्पल है ना। एक स्ट्रेट लाइन के अलावा एग्जाम्पल लेके चलें तो फिर वहाँ वो टैली नहीं होगी चीज़ें। तो रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर आर कैप जो डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होता रहता है, राइट। ये देखिए रेडियस वेक्टर है, घूमता रहेगा तो टाइम के साथ साथ चेंज होता रहेगा, फाइन। एक पार्टिकुलर मूव कर रहा है सर्किल पर। अब देखिए इसमें आर जो है वो रेडियस है, वो तो कांस्टेंट है। तो हमारे पास दो चॉइसेस होती है इसको सॉल्व करने में। तो चेंज इन आर क्या हो गया, जीरो। तो dr/dt हो गया जीरो, तो इसका मतलब v की वैल्यू हो गई जीरो, है ना। सेकंड चॉइस ये है कि आर वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होगी इसकी, कभी इधर आ जाएगा कभी इधर आ जाएगा, यस और नो, है ना। तो dr वेक्टर जीरो नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। तो ये भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये तो डिफरेंस इन टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, राइट। इसका मतलब आर वेक्टर के मॉड्यूलस का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का है, तो वो भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये चीज़ भी जीरो नहीं होगी, तो इसका मतलब v आपका जीरो नहीं होगा, राइट। तो आप एक अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो जीरो, और इस तरीके सॉल्व करते हैं तो v जीरो नहीं होगा। तो कौन सा सही है, अनडाउटली इस बात पर हम डिस्कशन करें कि पार्टिकल इज हैविंग इंस्टेंटेनियस स्पीड इन ए सर्कुलर मोशन। इंस्टेंटेनियस होती है क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है ना। तो हम कहते हैं कि ये सेकंड चॉइस इसकी करेक्ट है। हमें इसको वेक्टर ट्रीटमेंट करना होगा, फिर मॉड्यूलस लेना होगा। जैसा हमने कहा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा स्पीड है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम, और हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, राइट।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, है ना, वो डी आर बाई डी टी नहीं होती है, लेकिन वो ऑलवेज इक्वल होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, राइट। ओके, तो ध्यान रखना है इसका। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस in such a way that x coordinate varies as what will be the initial velocity। कुछ चॉइसेस हमको दे रखे हैं यहाँ पर, ध्यान देना। वेलोसिटी आपका प्लस माइनस कुछ में भी हो सकती है, जैसे कि ऑप्शन में नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्लस और माइनस के अंदर। डिस्प्लेसमेंट x 2 - 5t + 6t स्क्वायर, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा दिया dx बाई dt। डिफरेंशिएट करें इसको, 2 का तो 0 हो गया, t का 1 हो गया, t स्क्वायर का 2t, तो इतना आ गया मेरे पास में। तो ये है वेलोसिटी एट टाइम t, लेकिन हमसे क्या पूछा, इनिशियल। इनिशियल का मतलब t = 0 पर, तो t = 0 रख दीजिए इसमें। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई है, -5 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है। हमसे कोई, है ना, फिलहाल तो हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा था, तो करेक्ट चॉइस तो आपका सेकंड होगा। लेकिन कोई स्पीड पूछे इसमें तो हम क्या कहेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी पूछा, इनिशियल स्पीड कहते तो फर्स्ट हो जाता। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल डायरेक्शन अंडर ए फोर्स at time t is given by this, where x is in meter and t in second. Displacement of the particle when the velocity is 0। कुछ ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पर। आपसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। हमको दे रखा है t = √x + 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले तो x फाइंड कर लिया हमने, फिर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर 0 वेलोसिटी पर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये प्रोग्राम रहेगा। तो पहले वेलोसिटी t टाइम पर निकालें, dx बाई dt करके। डिफरेंशिएट करें इसको, करके देखो कितना आएगा। क्या ये आएगा 2t - 6, राइट। अब कह रहे हैं वेलोसिटी जब 0 है तो v = 0 रख दें, तो यहाँ से t आ जाएगा 3 सेकेंड आपका। 3 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी x की वैल्यू चाहिए आपको, तो रख दें इस पर ज़रा। ये कितना आ गया, 0। फाइन। क्लियर है सबको। तो आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट वन इज द करेक्ट चॉइस। अब आइए एसिलेशन रिटार्डेशन पर। एसिलेशन का मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी में कैसे चेंज हो रहा है, कि वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है। ए वेक्टर इज डी वेक्टर बाई डी टी। कभी हम कहते हैं एसिलेशन, कभी कहते हैं रिटार्डेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, यदि स्पीड बढ़ रही है तो हम वो एसिलेटेड मोशन कहलाएगा, अगर स्पीड डाउन हो रही है, कम हो रही है, तो उसको हम रिटार्डेड मोशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अब ध्यान रहे, एसिलेशन इज ए टाइम रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब टाइम रेट ऑफ डिक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। देखो दोनों में डिफरेंस, आप तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो ये है, और इसका मतलब क्या है, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बेसिकली। केवल वन डायमेंशन मोशन में इक्वल होगा, जिसमें कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो उसमें तो इक्वल है, अदरवाइज नहीं होगा, ध्यान रहे। एक एग्जांपल ले लेते हैं वन डायमेंशन के अलावा, तो फिर क्लियर होगी बात। पार्टिकल एक मूव कर रहा है जिसका रेडियस वेक्टर टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, राइट। अब देखिए वेलोसिटी ऐसे चेंजेस होती रहती है इसकी रेडियस वेक्टर के साथ साथ। फाइन। अब फर्स्ट चॉइस देखो, पहले तो स्पीड इसकी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ले लिया कांस्टेंट है, तो इस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 0 हो गया, तो ये चीज़ आपकी 0 हो गई, राइट। लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, v कांस्टेंट नहीं है, तो d
वी वेक्टर का डिफरेंस जीरो नहीं होगा, वेक्टर्स का, जैसे v1 माइनस वी टू का डिफरेंस जीरो होगा क्या? नहीं, डायरेक्शन बराबर कर देगी। तो ये dv वेक्टर बाई dt भी जीरो नहीं होगा। दो चॉइसेस आपके पास हैं, है ना। इस बात को रिसर्च करें अपन, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। वो हमेशा इक्वल नहीं होती है, केवल वन डायमेंशनल मोशन में भी, जिसमें लौट कर नहीं आए पार्टिकल डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन हो वन डायमेंशनल मोशन, उसी में इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इट इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इन वन डायमेंशनल मोशन एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, कई बार टाइम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो फिर हमें क्या करना है? देखिए डी एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, ये चीज़ वेलोसिटी बन गई, तो फिर हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे। केवल डी वी बाई डी टी से काम नहीं चलता, वी डी वी बाई डी एक्स। एम सी क्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ चीज़ें यदि हम याद रखते हैं तो भी क्वेश्चन हमारे फास्ट हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं इक्वेशन बेस्ड कि x प्रोपोर्शनल है t की पावर समथिंग, जैसे 3 4 -1 -2 लाइक दैट, है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर टी एन की वैल्यू 1 है तो फिर एक्सेलरेशन 0 होगा, एन की वैल्यू 2 हो तो ए कांस्टेंट होगा, और एन की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो फिर ए टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, लेकिन 0 से कम है, 0 से कम मतलब माइनस में है, तो फिर ए डिक्रीज विद द टाइम होगा। ओके, ये कुछ हेल्पफुल रहेगा। अब एक टेक्निक देख लेते हैं अपन और क्वेश्चंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको और वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करना होगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो भी हमें क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। लेकिन एक्सेलरेशन गिवन है और वेलोसिटी पूछा है तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। वेलोसिटी गिवन है आपको और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो भी आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक बात है। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं समझने के लिए। Displacement x of a particle along a straight line at time t is given by this. The acceleration of the particle बताइए कितना होगा? कुछ चॉइसेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, चार ऑप्शन। सबसे पहले x से हम डिफरेंशिएट करेंगे जिससे कि वेलोसिटी फाइंड हो जाए। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, कांस्टेंट का 0 होता है, t का 1, t स्क्वायर का 2t, ये आ गया। तो ये तो वेलोसिटी हुई, लेकिन हमें एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। एक बार और करें इसका डिफरेंशिएशन, तो ये तो 0 हो गया, ये 2a2 आ गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2a2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो पहले देखिए, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी यानी डिफरेंशिएशन, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, अगेन डिफरेंशिएशन, है ना। ये करना होगा, ये प्रोग्राम होगा, तो आप खुद से एक बार इसको ट्राई कीजिए, नहीं आता है फिर सॉल्यूशन को मैच कीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt, डिफ्रेंशिएट करें, टी स्क्वायर का 2t हो गया, t का 1, 5 का 0, तो इतना आ गया t टाइम पे वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन तक जाना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1, तो कांस्टेंट आ गया, तो t इक्वल टू 5 पर भी यही कहलाएगा, है ना। तो कौन सा कहलाएगा? फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस। जैसे कोई t की टर्म्स आ जाती तो फिर t की जगह 5 और लिखते इसके अंदर। तो क्लियर हो गया सर। नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी चैप्टर का सेकंड, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। आपकी जानी पहचानी कुछ इक्वेशंस होंगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और n सेकंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड u प्लस हाफ ऑफ ए 2n माइनस 1।
तो जो फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर।